नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह द्वारा आज एक आदेश जारी करते हुए कल से सक्कर साथ पुराना कॉटन मार्केट, नया कॉटन मार्केट व ट्रांसपोर्ट गली के लिए रोजाना सुबह 5 से 8:30 बजे तक माल लाने ले जाने व अनलोडिंग करने की छूट देने के संदर्भ में परिपत्रक जारी किया गया है। इस परिपत्र के साथ ही सीपी डॉक्टर आरती सिंह द्वारा कहा गया है कि लोडिंग व अनलोडिंग करने वाले माथाड़ी कामगारों व हमालों के पास परिचय पत्र रहना बेहद अनिवार्य रहेगा। ऐसे में अब कल से सक्कर साथ व ट्रांसपोर्ट गली में कामकाज नियमित हो जाएगा। वहीं मंडी प्रशासन द्वारा कल साप्ताहिक अवकाश रहने के चलते परसों से नए व पुराना कॉटन मार्केट को खोला जाएगा। ऐसे में सोमवार की सुबह से पुराना कॉटन मार्केट परिसर में होलसेल सब्जी व फल मंडी की दुकानें सजेंगी। साथ ही फसल मंडी में अनाज की होलसेल खरीदी बिक्री का काम भी शुरू होगा। विगत एक सप्ताह से जारी कर्फ्यू में ढील दिए जाने के बावजूद इसका फायदा अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति द्वारा संचालित थोक सब्जी व फल मंडी को नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि शहर पुलिस द्वारा रोजाना सुबह 9 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई थी और शाम 6 से अगले दिन सुबह 9 बजे तक कर्फ्यू लागू किया गया था। होलसेल सब्जी व फल मंडी में रोजाना सुबह 5 से 6 बजे से काम शुरू होता है और सुबह 9-10 बजे तक यहाँ पर कामकाज खत्म भी हो जाता है। साथ ही ग्रामीण इलाकों के किसान रोजाना रात 1-2 बजे के आसपास से साग सब्जी व फल लेकर थोक बाजार में पहुँचते हैं, किंतु इस समय रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहने के चलते सभी को भारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। अतः होलसेल सब्जी व फल मंडी के लिए कर्फ्यू में ढील दिए जाने की मांग को लेकर फसल मंडी के सभापति अशोक दहीकर व मंडी सचिव दीपक विजयकर ने आज शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह से मुलाकात भी की थी। बाजार व भाजी बाजार, फूल बाजार चालू करण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही पोलीस आयुक्त आरती सिंह यांना निवेदन देण्याकरता इथे आलेलो होतो। जो कर्फ्यू लागलेला आहे, संचारबंदीचे आदेश लावलेले होते, त्या संदर्भात सकाळी 9 ते 6 पर्यंत त्यात सूट देण्यात आली होती। परंतु बाजार समिती यार्डातले व्यवहार, भाजीपाला यार्डाचा विचार केला तर तो शेतकऱ्यांचा सर्व माल सायंकाळी आदल्या दिवशी येऊन तो रात्रभर विक्री होत असून त्याची सकाळपर्यंत माल बाहेर गावाला डिस्पॅच केला जातो। त्याचप्रमाणे धान्य यार्डातसुद्धा सकाळी माल येऊन त्या मालाची हरास होऊन विक्री होऊन लोडिंग करण्याकरिता रात्री 12पर्यंतचा वेळ लागतो। त्यामुळे CP मॅडमची भेट घेऊन त्या संदर्भात या यार्डावरील कर्फ्यू हा या काळाकरिता शिथिल करण्यात यावा याबद्दल आम्ही हे निवेदन दिलेलं आहे। इसके साथ ही रात्रिकालीन कर्फ्यू की वजह से शहर के थोक किराना, अनाज व खाद्य तेल व्यवसायियों को भी बाहर से माल बुलाने और ट्रकों के जरिए आए माल को अनलोड करने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते आज होलसेल ग्रेन एंड शुगर मर्चेंट्स एसोसिएशन की अगुवाई में शहर के थोक किराना, अनाज व तेल व्यापारियों ने शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह से मुलाकात की। ऐसे में इन दोनों प्रतिनिधि मंडलों की बातचीत को बेहद गंभीरता पूर्वक सुनने के बाद शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने उन्हें राहत देते हुए रोजाना सुबह 5 से 8:30 बजे तक ट्रकों को अनलोड करने की अनुमति प्रदान की है। विगत शुक्रवार व शनिवार को अमरावती शहर में हुई हिंसा व तोड़फोड़ की घटना को आज एक सप्ताह पूरा हो गया और इस पूरे एक सप्ताह बाद आज पहली बार पुलिस द्वारा दिन के कर्फ्यू को हटाते हुए कर्फ्यू में पूरे 9 घंटे की छूट दी गई है। किंतु शहर में अब भी काफी हद तक डर व अविश्वास सहित संभ्रम का माहौल है, जिसकी वजह से बाजार तो खुले हैं किंतु बाजारों में रौनक और दुकानों में ग्राहकी का कोई अता पता नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है कि मार्केट को पहले की तरह लाइन पर आने में अभी काफी लंबा समय लगेगा। वहीं दूसरी ओर बीते एक सप्ताह के दौरान अमरावती शहर वासियों ने काफी कुछ खोया है। साथ ही विगत सप्ताह के दौरान घटित हुई घटनाओं को सबक के तौर पर भी लिया है। ऐसे में अब आम जनमानस की ये भावना है कि जो कुछ भी हो गया सो हो गया, किंतु अब भविष्य में ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने दी जाएगी। शहर पुलिस द्वारा आज से दिन के समय कर्फ्यू को हटाने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत सुबह 9 से शाम 6 बजे तक शहर में सभी तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठानों व निजी कार्यालयों को खुलने की अनुमति प्रदान की गई। किंतु आज सुबह 9 बजे कर्फ्यू में ढील मिलने के बाद शहर की सभी दुकानें खुलने के बाद पाया गया कि बाजारों और दुकानों में कोई खास ग्राहकी वाला माहौल नहीं है और लोग बाग अब भी किसी अनिष्ट की आशंका से डरे व सहमे हुए हैं, जिसकी वजह से स्थानीय ग्राहकों के साथ साथ बाहर के ग्राहक भी अमरावती के बाजार में आने से कतरा रहे हैं। स्थानीय बाजार सूत्रों के मुताबिक बीते एक सप्ताह तक कर्फ्यू के चलते बाजार बंद रहने की वजह से अमरावती शहर में व्यापार व्यवसाय का करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और जब तक हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं हो जाते और कर्फ्यू पूरी तरह से खत्म नहीं होता तब तक व्यापार पहले की तरह पटरी पर नहीं लौटेगा।
इस समय यद्यपि अमरावती शहर में हालात काफी हद तक सामान्य हो गए हैं और सभी समुदायों के लोग विगत शनिवार व रविवार को हुई घटना को भुलाकर अब नए सिरे से आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हालात पर बेहद पैनी नजर रखते हुए शहर पुलिस द्वारा अब भी समूचे शहर के विभिन्न इलाकों में कड़ा बंदोबस्त तैनात रखा गया है, जिसके तहत शहर के कुल 86 स्थानों पर फिक्स पॉइंट ड्यूटी लगाई गई है, जहां पर कुल 2727 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को बंदोबस्त में तैनात किया गया है। विगत शनिवार को बाहरी जिलों से बुलाई गई पुलिस व SRPF की कंपनियों को अब भी शहर में ही तैनात रखा गया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तथा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस कल रविवार 21 नवंबर को अमरावती शहर के दौरे पर आ रहे हैं। विगत 12 व 13 नवंबर को अमरावती शहर में उपजे तनाव व घटित हिंसक घटनाओं के मद्देनजर फडणवीस के दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कल सुबह 9:30 बजे के आसपास पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का अमरावती में आगमन होने की संभावना है और वे दोपहर बाद तक अमरावती में ही रहेंगे। अपने इस दौरे के तहत पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस द्वारा 12 व 13 नवंबर की घटित घटनाओं की विस्तृत समीक्षा की जाएगी तथा घटना के बाद पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई व जाँच के संदर्भ में वे स्थानीय पुलिस प्रशासन से भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए उनकी भावनाओं को भी जानेंगे। इस दौरान अपराह्न 12:30 बजे स्थानीय सरकारी विश्राम गृह में वे पत्रकार परिषद में को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान के तहत अमरावती महानगर पालिका ने शानदार कार्य प्रदर्शन करते हुए सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अभियान 2021 में राष्ट्रीय स्तर पर 7वीं रैंक प्राप्त की है। साथ ही इस अभियान में अमरावती मनपा समूचे राज्य में दूसरे स्थान पर रही। वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2021 में जहां इससे पहले अमरावती महानगर पालिका की रैंक 56वीं थी, वहीं इस बार अमरावती महानगर पालिका ने 2 स्थान की बढ़त लेते हुए 54वीं रैंक प्राप्त, जिसके लिए आज शनिवार 20 नवम्बर को राजधानी नई दिल्ली में शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव के दौरान महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इस अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महानगर पालिकाओं के साथ ही अमरावती महानगर पालिका को भी सम्मानित किया गया। इस बारे में मंडल न्यूज को जानकारी देते हुए मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे तथा स्वच्छ भारत मिशन की सिटी कोऑर्डिनेटर श्वेता बोके ने बताया कि अमरावती मनपा क्षेत्र में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अभियान पहली बार ही चलाया गया था और पहली बार में ही अमरावती मनपा ने राष्ट्रीय स्तर पर 7वीं रैंक हासिल की है। साथ ही अमरावती महानगर पालिका इस अभियान में समूचे महाराष्ट्र में दूसरे स्थान पर रही। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं पिछली बार स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के अंतर्गत अमरावती महानगर पालिका को राष्ट्रीय स्तर पर 56वीं रैंक मिली थी, जबकि इस वर्ष 54वीं रैंक मिली है। यानी पिछली बार की तुलना में इस बार अमरावती महानगर पालिका का साफ सफाई को लेकर कार्य प्रदर्शन सुधरा है। बीते शुक्रवार और शनिवार को हुई हिंसाचार की घटनाओं की वजह से शहर का वातावरण काफी तनावपूर्ण हो गया था, जिसके बाद संचार बंदी व इंटरनेट बंदी को लागू किया गया। लेकिन इसके बाद भी दोनों समुदाय के कुछ लोग एक दूसरे के सामने टकराव वाली स्थिति में खड़े दिखाई दिए। ऐसे में तनाव को कम करने और प्रभावी उपाय योजना के तौर पर हिंदू मुस्लिम बहुल परिसर में शहर पुलिस द्वारा मिशन कॉर्नर मीटिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की हेल्पलाइन का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। इस अभियान के बेहद सार्थक परिणाम दिखाई देने लगे हैं और शहर में वातावरण शांत व सामान्य होने लगा है। बीते दिनों समूचे देश में पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही थी। ऐसे में आम जनता त्राहिमाम करने लगी थी। पश्चात केंद्र सरकार द्वारा दीपावली से एक दिन पहले पेट्रोल व डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में राहत दी गई, जिसके चलते देश के कई राज्यों ने भी पेट्रोल व डीजल पर लगने वाले वैट में कटौती की थी। साथ ही इन दिनों सरकारी तेल कंपनियों ने भी ईंधन के दामों को पूरी तरह से स्थिर रखा है, जिससे अमरावती में पेट्रोल 111 रुपये 54 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल 95 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर की दर पर स्थिर है। किंतु ये दरें देश के अन्य कई महानगरों की तुलना में काफी अधिक है। ऐसे में इस समय समूचे देश में केवल अमरावती में ही सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल बिक रहा है और अमरावती वासी सबसे महंगा ईंधन खरीदने के लिए मजबूर है। जिले की 10 बाजार समितियों के चुनाव में अब एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि विगत गुरुवार को औरंगाबाद खंडपीठ ने सहकार निर्वाचन प्राधिकरण को निर्देश दिया कि बाजार समिति में मताधिकार रहने वाले सेवा सोसाइटियों के संचालक पदों के चुनाव पहले करवाए जाएं। इसके बाद बाजार समितियों में चुनाव लिए जाएं। ऐसे में कार्यकाल समाप्त कर चुकी करीब 400 सोसाइटियों में जल्द ही चुनाव करवाए जाने की संभावना है। अमरावती जिले में 12 बाजार समितियों की कार्य अवधि खत्म हो चुकी है, किंतु तिरसा व धारणी बाजार समिति की आर्थिक स्थिति कमजोर रहने के चलते वहाँ पर चुनाव करवाया जाना संभव नहीं है। ऐसे में अन्य बाजार समितियों में मतदाता सूची की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए विगत 10 नवंबर को मतदाता सूची प्रकाशित की गई। इन 10 बाजार समितियों के कार्यक्षेत्र में आने वाली 535 सेवा सहकारी सोसाइटियों में से पहले चरण में 13 व दूसरे चरण में 55 सोसाइटियों के चुनाव निपट गए हैं। वहीं अब अन्य सोसाइटियों में चुनकर आने वाले संचालकों को मतदान का अधिकार मिलेगा। विगत 1.5 वर्ष के दौरान कोविड संक्रमण काल में स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त करने का काम किया गया, जिसके तहत सभी सरकारी अस्पतालों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर इलाज और स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु हर तरह के साधन व इंतजाम उपलब्ध कराए गए। उस समय स्वास्थ्य महकमा काफी हद तक चुस्त दुरुस्त व मुस्तैद नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही कोविड संक्रमण काल खत्म हुआ वैसे ही सब कुछ पहले की तरह पुराने ढर्रे पर आ गया। यही वजह है कि स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही व उदासीनता की वजह से विगत 1 वर्ष के दौरान अमरावती महानगर पालिका के अस्पतालों व स्वास्थ्य सेवा केंद्रों द्वारा करीब 8 लाख रुपए की दवाइयों को फेंकना पड़ा है, जिसमें से कोल्ड स्टोरेज का अभाव रहने के चलते ही करीब 4.25 लाख रुपए की दवाइयां फेंक देनी पड़ी।
इस बारे में जानकारी हेतु संपर्क किए जाने पर मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे ने बताया कि वे इस बारे में संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब कर रहे हैं और जैसे ही जानकारी मिलेगी संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई निश्चित की जाएगी। वहीं दूसरी ओर मनपा के स्वास्थ्य व चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशाल काले द्वारा बताया गया कि मनपा के सभी अस्पतालों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से सभी दवाइयों का हिसाब किताब लिया जा रहा है। इंटरनेट सुविधा बंद रहने तथा संचारबंदी की वजह से विद्युत बिल भरने की 15 से 20 नवंबर तक ड्यू डेट रहने वाले 55,172 विद्युत ग्राहकों को बिना कोई अतिरिक्त शुल्क दिए 23 नवंबर तक विद्युत बिल भरने हेतु समयावधि दी गई है। यह जानकारी देते हुए महावितरण के कार्यकारी अभियंता आनंद काटकर ने सभी विद्युत उपभोक्ताओं से अपने बकाया बिल आगामी 23 नवंबर तक भरकर महावितरण के साथ सहयोग करने का आह्वान किया है। विगत दिनों अमरावती शहर में लगातार 2 दिनों तक वातावरण तनावपूर्ण रहा तथा दंगे व हिंसा के बीच कई व्यापारियों की दुकानों में तोड़फोड़ करने के साथ ही लूटपाट भी की गई। ऐसे में कई व्यापारियों का भारी नुकसान हुआ है। इस बात के मद्देनजर अखिल भारतीय रिटेल व्यापारी महासंघ द्वारा सभी पीड़ित व प्रभावित व्यापारियों को मुआवजे के तौर पर नुकसान भरपाई दिए जाने की मांग सरकार से की गई है। विगत एक सप्ताह तक चले कर्फ्यू में ढील मिलते ही स्थानीय मनपा प्रशासन एक बार फिर 30 नवंबर से पहले 100% टीकाकरण अभियान के लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु मैदान में उतर आया है, जिसके लिए आज शनिवार 20 नवंबर को शहर में 29 से अधिक सेंटरों पर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक टीकाकरण की व्यवस्था की गई और प्रत्येक सेंटर पर 300 से 500 डोज का वितरण किया गया। साथ ही सभी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का डोज प्राप्त करने हेतु पात्र लाभार्थियों की भी अच्छी खासी भीड़भाड़ उमड़ी। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी पूज्य पंचायत दस्तूर नगर द्वारा श्री गुरु नानक देव जी का 552वां गुरु प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान लगातार 7 दिनों तक दस्तूर नगर परिसर में विभिन्न धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था और परिसर वासियों ने 7 दिनों तक अथक परिश्रम करते हुए सभी कार्यक्रमों को बेहद सफल भी बनाया। साथ ही गुरु प्रकाश पर्व का औचित्य साधते हुए पूज्य पंचायत दस्तूर नगर का पुनर्गठन किया गया और क्षेत्र के पार्षद ऋषि खत्री द्वारा क्षेत्र में कई विकास कामों का भूमि पूजन कर शुभारंभ किया गया। दस्तूर नगर परिसर के आसपास रहने वाले सिंधी समाज बांधवों का प्रतिनिधित्व करने वाली पूज्य पंचायत दस्तूर नगर का गत रोज सर्वसम्मति के साथ गठन किया गया और समाज में प्रतिष्ठापूर्ण स्थान हासिल रखने वाले गणमान्यों को पंच के तौर पर चुनते हुए पंचमंडल में नियुक्ति की गई। इसके तहत नंदलाल जी खत्री, हरिश्चंद्र कापड़िया, जगदीश चंद्र गुंडियाल, संतोष नथानी, दयानंद खत्री, हरगुंदास गुंडियाल व कृष्णलाल तरडेजा को पंचमंडल में नियुक्त किया गया है। सभी नवनियुक्त पंचों का समाज की ओर से भावपूर्ण अभिनंदन करते हुए स्वागत किया गया। जिले में विगत 24 घंटे के दौरान 4 लोग कोविड संक्रमित पाए गए, जिनमें परतवाड़ा की विद्या निकेतन कॉलोनी में रहने वाले एक ही परिवार के 4 लोगों का समावेश रहा। ऐसे में परतवाड़ा शहर में एक बार फिर कोविड संक्रमण को लेकर भय व चिंता की लहर देखी जा रही है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान एक व्यक्ति कोविड मुक्त हुआ। इस समय जिले में कुल 8 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें मनपा क्षेत्र के 2 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 6 मरीजों का समावेश है, जिनमें से 2 मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती रखा गया है। वहीं मनपा क्षेत्र में 1 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 5 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 282 संदिग्धों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 1.41% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.33% पर स्थिर है। आज समूचे संभाग में 9 नए संक्रमित पाए गए, जिनमें बुल्ढाना के 4 व वाशिम के 1 मरीज का समावेश है। साथ ही संभाग में 3 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला व यवतमाल के एक व्यक्ति का समावेश रहा। हाल ही में शहर में पैदा हुई तनावपूर्ण घटना के बाद दंगाइयों पर कार्रवाई करने और शहर में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए बाहरी जिलों से पुलिस का दल आयुक्तालय क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात था, जिनमें जालना पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का एक दल श्री क्षेत्र चांगापुर नरेश देवस्थान मंदिर परिसर में रुका हुआ था। यहाँ पर ठहरे पुलिस जवानों को चांगापुर मित्र मंडल के सदस्यों के साथ मिलकर महिप अनिल अग्रवाल की ओर से शुक्रवार सहित अन्य दिवस भी भोजन का प्रबंध कराया गया, जिसमें चांगापुर परिसर वासियों ने भी सहयोग दिया। मित्रों, यहाँ पर कायदा और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें बुलाया गया है तथा इसी के साथ साथ में चांगापुर मित्र मंडल का मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि इन्होंने हमारी खाने की व्यवस्था यहाँ पर उत्तम व्यवस्था करके रखी। और इसी के साथ साथ में मैं जालना पीटीएस की प्रशिक्षण केंद्र की ओर से माननीय सीपी मैडम का भी आभार प्रदर्शन करता हूँ, क्योंकि 4 दिन से यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं तो उत्तम खाने की व्यवस्था पॉइंट पर मैडम ने हमारे लिए करके की हुई। और मैं अमरावती की सभी जनता से यह निवेदन करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि शांति, कायदा और सुव्यवस्था बनाए रखने में अपना प्रतिसाद दें, क्योंकि शहर आपका है, शांति आपकी है। फेसबुक अकाउंट हैक कर महिला की निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर उसकी बदनामी करने के चलते एक महिला की शिकायत पर राजापेट पुलिस ने चंद्रपुर के नवरगांव क्षेत्र में रहने वाले असलम सलाम शेख के खिलाफ विनय भंग का अपराध दर्ज किया है। चंद्रपुर जिला अंतर्गत ताड़ोबा व्याघ्र प्रकल्प में जारी वन्य प्राणी गणना हेतु ड्यूटी पर तैनात एक महिला वन रक्षक पर माया नामक मादा बाघ ने हमला किया, जिसमें महिला वन रक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना आज शनिवार 20 नवंबर की सुबह करीब 8 बजे कोलारा गेट के पास घटित हुई। मृतक महिला वन रक्षक का नाम स्वाति नानाजी ढोमने बताया गया है। इस घटना के चलते ताड़ोबा व्याघ्र प्रकल्प में जबरदस्त खलबली देखी जा रही है।
जिले के शिरजगांव कस्बा पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले खरपी गांव में शुक्रवार की दोपहर 4 बजे के करीब एक व्यक्ति द्वारा अपनी ही पत्नी की हत्या किए जाने की घटना सामने आई है। खरपी निवासी रामचंद्र सोनारे ने अपनी पत्नी ललिता सोनारे के साथ बुरी तरह मारपीट की, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। पश्चात पुलिस द्वारा रामचंद्र सोनारे को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मूर्तियापुर तहसील अंतर्गत सिरसो परिसर निवासी गिरी परिवार में बीते अनेक दिनों से पारिवारिक विवाद शुरू था। इस विवाद का रूपांतरण मारपीट में होकर इसमें किशोर विट्ठल गिरी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं उसकी पत्नी दुर्गा किशोर गिरी की अकोला में इलाज के दौरान मौत हुई। यह घटना 19 नवंबर की दोपहर 3 बजे के दरमियान घटित हुई। इस मारपीट में इसी परिवार की एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। मूर्तियापुर तहसील क्षेत्र में आने वाले साखरी गांव में एक युवा किसान ने वीडियो क्लिप शेयर करते हुए जहर गटक लिया, जिसके बाद अकोला में उपचार के दौरान इस किसान की मौत हो गई। मृतक किसान का नाम प्रवीण पोलकर बताया गया है, जिसने एक फाइनेंस कंपनी से कर्ज पर ट्रैक्टर खरीदा था, किंतु किस्त नहीं भर पाने की वजह से कंपनी द्वारा ट्रैक्टर को उठाकर ले जाया गया। ऐसे में ट्रैक्टर जब्ती की वजह से प्रवीण पोलकर चिंता में डूब गया और उसने जहर गटक लिया। लेकिन इससे पहले उसने एक वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया पर शेयर किया। नागपुर गेट थाना क्षेत्र में आने वाले जारा नगर में बंद घर को अज्ञात चोरों द्वारा निशाना बनाते हुए 17,000 रुपए की चोरी की गई। जारा नगर में रहने वाले अमजद खान रफीक खान विगत 17 नवंबर की दोपहर अपने घर में ताला लगाकर परिवार के सदस्यों के साथ ससुराल गए थे, जिसका फायदा उठाते हुए अज्ञात चोरों ने उनके घर में चोरी की। स्थानीय प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी जे.जी. वाघ की अदालत ने विनय भंग के आरोपी स्वप्निल सुभाष पाठक को 4 साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपी स्वप्निल सुभाष पाठक ने 8 मई 2013 को स्कूटी से अपने कॉलेज जा रही युवती का पीछा करते हुए उसकी गाड़ी को कट मारा और उसके सनकोट की कॉलर को पकड़कर खींचा, साथ ही उसे स्कूटी से नीचे गिराकर उसका विनय भंग किया था। अकोला जिला अंतर्गत पातुर शहर के धामनधरी तालाब में पातुर शहर के सालनीपुरा परिसर निवासी 4 दोस्त तैरने के लिए गए थे, जहां पर शेख दानिश, शेख असलम तथा शेख समीर शेख रईस तालाब में ही डूब गए। यह बात समझ में आते ही किनारे पर मौजूद अन्य 2 दोस्तों ने तुरंत इसकी जानकारी दोनों युवकों के घर पर दी, जिसके बाद वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पश्चात येवदा के निवासी देवीदास सिद्धांत ने तालाब में डुबकी लगाकर दानिश के शव को बाहर निकाला। वहीं शेख समीर की फिलहाल तलाश की जा रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।